हेलो दोस्तों, आप लोगों का सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब क्लासेस में। और आज की जो क्लासेस होने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि हम इसमें जो एमसीक्यू करेंगे वो जो कि सभी इंपॉर्टेंट को एमसीक्यू होंगे। तो चलिए टाइम ना गवाते हुए अपने देखते हैं क्वेश्चनों को। जैसे कि पहला क्वेश्चन इसमें बोला गया 21 नंबर क्वेश्चन में, फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। नेम द पार्ट ऑफ फाइल मार्क एज एक्स। एक्स के रूप में जो फाइल में नाम लिखा हुआ है इसका नाम बताना, क्या नाम है। इसका नाम हिल है, टैंग है, फेरुल है या फिर फाइल लेंथ है। क्या इसका आंसर होगा भाई? ये जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है तो इसको हम क्या कहेंगे? हम इसे कहेंगे टैंग। यानी कि 21 का जो राइट आंसर होगा वो 20 का राइट आंसर होगा। हम अगर इसके सभी पार्टों की बात कर लेते हैं, जैसे ये वाला भाग है ये पॉइंट है, और जो ये वाला भाग है इसे हम हिल बोलते हैं। और जो इसका जो साइज लिया जाता है वो पॉइंट टू हिल लिया जाता है, पॉइंट से हिल तक की दूरी से इसका साइज लिया जाता है। जबकि ये वाला जो भाग होगा ये फेस होगा, और जो इस पर ये वाला जो भाग होगा इसको हम एज कहते हैं, जिस पर सिंगल कट दाते होते हैं और इस पर डबल कट दाते कट होते हैं। ये हमारा फेरुल लगा होता है और इस पर जो लगा हुआ है ये होता है हैंडल। तो इस तरीके से फाइल के सभी पार्टों को हमने क्लियर कर लिया है ना। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल का आया। एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या जाता है? व्हाट इज द यूज ऑफ ट्राई स्क्वायर? ट्राई स्क्वायर का आप यूज़ क्या करेंगे बताइए? ट्राई स्क्वायर का हम यूज़ क्या करते हैं? समकोण की जांच करने के लिए, न्यून कोण की जांच करने के लिए, अधिक कोण की जांच करने के लिए, या सीधा कोण की जांच करने के लिए। तो आपको बता दूं ट्राई स्क्वायर क्या होता है। जब आपको पता, ट्राई स्क्वायर जो एल स्क्वायर का होता है, यानी कि ट्राई स्क्वायर हुआ हमारा इस तरीके से, है ना। तो इसके द्वारा क्या करेंगे हम? माइंड ना करें, थोड़ा सा वैसा हो गया। एल ट्राई स्क्वायर सब क्या करेंगे हम भाई? समकोण की जांच करने के लिए करेंगे, यानी कि राइट समकोण तो जांच कर लेगा। यानी कि 90, ये जब 90 डिग्री का होगा तो यानी कि समकोण की चेक तो कर ही लेगा। न्यून कोण की जांच कर लेगा? बिल्कुल नहीं करेगा न्यून कोण की। अधिक कोण की जांच करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। सीधे कोण की जांच कर लेगा तो स्ट्रेट नहीं कर पाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए इसका राइट आंसर होगा, है ना। तो ट्राई स्क्वायर का क्वेश्चन क्लियर हुआ। 21 22 के बाद 23 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। बोल रहा कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है? विच मार्किंग मीडिया इज पोजिशन। तो जो कौन सा मार्किंग मीडिया जो जहरीला है, सभी मार्किंग मीडिया को हम क्लियर कर लेते हैं। व्हाइट वॉश, प्रीशियन ब्लू, कॉपर सल्फेट या फिर सेलुलोज लेकर कौन सा मार्किंग मीडिया होगा जो जहरीला होगा? तो जहरीला कौन सा होता है हमारा? कॉपर सल्फेट होता है, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। यदि हम इनके यूजों की बात कर ले, जो क्वेश्चन हमारे यहाँ से आते हैं, है ना, जो क्वेश्चन हमारे यहाँ से आता है वो यूज के संबंध में ज़्यादा महत्व रखता है। जैसे कि व्हाइट वॉश का हम क्या करेंगे? व्हाइट वॉश का हम प्रयोग करते हैं। मेरी इस बात को ध्यान से लिखना और इसको नोट्स बनाते ध्यान से लिखना। जैसे कि फोर्जिंग के लिए किसका? फोर्जिंग या रफ सरफेस के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? व्हाइट वॉश का करेंगे। जबकि अगर बात की जाए मशीनिंग की भी, मशीनिंग करी हुई हो, मशीन करी हुई, या फिर फिनिशिंग की भी हो, या फिर फिनिशिंग पार्ट की अगर पर मार्किंग करनी है तो किसका प्रयोग करेंगे? प्रीशियन ब्लू का। प्रीशियन ब्लू का एक और एडवांटेज है कि ये सूखने में अधिक समय लेता है, यानी कि मशीन की भी हो और फिनिशिंग की भी हो, प्लस सूखने में अधिक समय लेता हो। जब मैं मैक्सिमम टाइम से ले रहा होगा ना, वो होगा हमारा प्रीशियन ब्लू। प्रीशियन ब्लू के बाद बात है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में क्या पूछा? कॉपर सल्फेट इज द जहरीला होता है। और सेल्यूलोज लेकर, यानी कि जो सेल्यूलोज लेकर जो सबसे अधिक जल्दी, यानी कि टाइम को कम लेता है, कम समय कौन लेगा? कम समय लेगा सेल्यूलोज लेकर, है ना। क्वेश्चन नंबर 23 क्लियर हुआ। 23 के बाद 24 क्वेश्चन नंबर है। सभी क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी को ध्यान से देखना। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला है? यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है? तो कौन सा पकड़ेगा? पकड़ेगा गाइड पिन पकड़ेंगे, या फिर ऑप्शन देख लेते हैं और क्या है, रोकर आर्म पकड़ेगा, या फिर फाइन एडजस्टमेंट पेज पकड़ेगा। तो आपको मैं बता दूं किस तरीके से आप लगेंगे यूनिवर्सल सरफेस गेज, तो आपको क्लियर होगा। तो ये वाला जो एरिया है हमारा, इस पे बेस होगा। इस पे क्या एक इस तरीके से हमारा स्पिंडल होगा, जो यहाँ पे एक रोकर आर्म लगी होगी, इसके यहाँ पे स्ट्रिंग लगी होगी, और इससे ही स्क्राइबर को पकड़ा जाता है ना। तो 24 का जो राइट आंसर क्या होगा हमारा? 24 का इज द राइट आंसर होगा।
24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई भी क्वेश्चन पर अगर कन्फ्यूजन आता है तो कमेंट करें, मैं उसको दोबारा से वीडियो में ऐड करूँगा और उसको और ज़्यादा डीपली क्लियर करने की कोशिश करेंगे, है ना। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 25 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी कह रहा है कि इस वॉइस का नाम बताएं। इस वॉइस का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ वॉइस? पिन वॉइस है, पाइप वॉइस है, हैंड वॉइस है या फिर क्विक रिलीज वॉइस है? तो कौन सा वॉइस है? भाई आपको दिख रहा है, इसे हम प्रयोग कैसे करेंगे? हाथ के द्वारा ही प्रयोग करेंगे। तो यानी कि कौन सा पाइप हुआ? हैंड वॉइस हुआ ये। यदि अगर पाइप वॉइस की बात कीजिए तो पाइप वॉइस किस तरीके से डिजाइन किया होता है हमारा? एक इसकी फिक्स जा होती है जो इस तरीके से नीचे की साइड फिक्स कर देते हैं, जबकि दूसरी जो मूवेल जा होती है वो इस तरीके से बना देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो पाइप है वो चारों पाइपों को ग्रिपिंग कर लेगा। यानी कि कितने पॉइंटों पर ग्रिप करेगा वो? भाई एक पॉइंट यहाँ पे ग्रिप करेगा, एक पॉइंट यहाँ ग्रिप करेगा, एक पॉइंट यहाँ ग्रिप करेगा, एक पॉइंट यहाँ ग्रिप करेगा। और ना फैक्ट्री में आया हुआ क्वेश्चन है कि पाइप कितनी जगह से ग्रिप करता है? तो कितनी जगह से ग्रिप करता? 4 टाइम्स ग्रिप करता है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है। और 26 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला? कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, जिसका वजह क्या? भाई एक हेक्सा ब्लेड है, यदि हमारा हेक्से में कोई ब्लेड लगा हुआ है और वो क्या है कि वो कह रहा है कि कुछ स्ट्रोक के बाद हमारा जो हेक्सा ब्लेड है वो इसका जो ब्लेड है वो ढीला हो जाता है। उसका कारण क्या होगा? तो देख ली कारण में क्वेश्चन क्या कहती है? ब्लेड का खिंच जाना, या ब्लेड की गलत पिच, साथ सेट का गलत चयन होना, या फिर नट के थ्रेड का घिस जाना। भाई क्या होगा? कुछ स्ट्रोक के बाद यदि हम किसी नए ब्लेड, यदि हम इस ब्लेड को किसी ब्लेड पर लोड डाल रहे हैं तो क्या होगा? उसमें स्ट्रेचिंग होगी, यानी कि ब्लेड का क्या होगा? खिंचाव होने लगेगा। यानी कि ए का राइट आंसर होगा, ब्लेड के खिंचाव के कारण जो होगा वो नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन है। और 27 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला? पहले कट और पतले वर्कपीस को काटते समय दांतों बहुत आसानी से क्यों टूट जाते हैं? क्यों टूट जाएंगे भाई? कोई अगर हमारे ब्लेड के टीथ हैं इस तरीके से है तो उसके जो टीथ हैं वो क्यों टूट जाएंगे? मतलब यही पूछना चाह रहा। भाई हाथ पल बहुत ज़्यादा होता है, कटिंग सेक्शन जो है बहुत छोटा है, या फिर मोटे ब्लेड का उपयोग किया गया है, हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर कार्य कर रहा है। तो क्यों होगा भाई? पहले ही बताओ क्यों होगा भाई? पतले वर्कपीस का, पतले वर्कपीस है ये तो क्लियर हो गया। तो पतले वर्कपीस के लिए मोटे ब्लेड का उपयोग तो करने वाले हैं ही नहीं हम, यानी कि सी तो इसका राइट आंसर हो ही नहीं सकता। अब क्या बात है? हाथ में बल को कुछ कम है पर तो क्या होगा इसका? या फिर हाथ बल बहुत ज्यादा होता है। देखिए कोई ऑप्शन सही होगा। भाई हाथ का बल कुछ ही दांतों पर काम कर रहा है तो क्या होगा? हमारा ब्लेड जो है आसानी से टूट जाएगा। भाई अगर हमारे कुछ ही दांतों पर अगर फोर्स हमारा लग रहा होगा तो क्या होगा? टीथ तो उसके टूट जाएंगे ना। तो डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 28 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है? कॉर्नर या फिर जॉइंट्स पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस छैनी का प्रयोग किया जाता है? अभी आया है हाल ही में NFL में, NFL का आपका पेपर हुआ है, अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो ध्यान से रखना है। तो क्या फ्लैट चीजल का, क्रॉस कट चीजल का, डायमंड पॉइंट चीजल का, या फिर हाफ राउंड चीजल का? मैं आपको चारों ही चीजल क्लियर कर दूंगा। पहले इसके क्वेश्चन का ऑप्शन देखिए कौन सा होना चाहिए राइट आंसर इसका जो राइट आंसर होगा वो डायमंड पॉइंट चीजल होगा। मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से। यदि हम अगर बात की जाए चीपिंग वगैरह के लिए, यदि किसी मेटल पर सर हमको अगर चीपिंग हटानी है तो चीपिंग हटाने के लिए किस चीजल का प्रयोग करेंगे? फ्लैट चीजल का प्रयोग करते हैं चीपिंग हटाने के लिए। यदि बात की जाए क्रॉस कट कैप चीजल की, क्रॉस कट कैप चीजल का हम प्रयोग करते हैं। कोई मान लीजिए हमारा ये मेटल है और इस मेटल के अंदर क्या करना है हमें? इस मेटल के अंदर हमें कोई कीवे डालना है। सॉरी एक मिनट, ये हमारा मेटल हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर हमें क्या डालना? कीवे डालना है मान लीजिए। तो यहाँ पर कीवे डालने के लिए हम क्या करेंगे? इस तरीके से कीवे डालने के लिए क्रॉस कट छैनी का प्रयोग करेंगे कीवे डालने के लिए, ऑप्शन है ना। जो डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग करें यदि कॉर्नर पर से कोई फिनिश करना है,
है ना, इन्हें बोला कॉर्नर जॉइंट्स पर। तो यहाँ से जॉइंट पर अगर क्लियर करना तो डायमंड पॉइंट चीज़ का उपयोग करेंगे जो शार्प, जिसमें पॉइंट इस तरीके से डायमंड शेप में हो जाएगा, जिससे कि सही तरीके से कोने पे कोने क्लियर करता है। हाफ राउंड चूड़ी का प्रयोग करते हैं बेरिंग के अंदर ऑयल ग्रुप डालने के लिए प्रयोग किया जाता है। बेरिंग जो होगा हमारा, तो बेरिंग हमारा इस तरीके से गोल होगा, तो उसके अंदर ऑयल ग्रुप डाल देते हैं उससे बेरिंग में। तो हाफ राउंड नोक चीजर का प्रयोग किया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोल रहा एक्स के रूप में चिन्हित हथौड़े का भाग का नाम है। क्या नाम है एक्स के में, एक्स के रूप में जो चिन्हित किया गया है, इस भाग का क्या नाम है? फेस है, पेन है, चेक है, या फिर आई होल है? तो ये क्या है भाई, इस ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया जो इसमें लाइनिंग की हुई है इन्होंने, ये वाला क्या होगा, ये हमारा जो होगा चिक होगा। ये भाग सॉफ्ट होता है हमारे का, इस बात का भी याद रखना। क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा भाग सॉफ्ट होता है, तो कौन सा भाग सॉफ्ट होता है? चिक सॉफ्ट होता है बिल्कुल। और क्या है, बात की जाए हमारी किसकी, ये वाला क्या पेन है, और ये क्या हमारा फेस है। फेस और पेन हमेशा हार्डवेयर टेम्पर्ड होते हैं, हार्डवेयर टेम्पर्ड। ये वाला जो भाग है आई होल है, और ये हैंडल दिखाया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए क्या है, यानी का प्रतीक गामा द्वारा किस कोण को दर्शाया गया। तो गामा कौन सा दर्शा रहा, ये अल्फा क्वेश्चन है, ये बीटा और ये गामा। तो अल्फा बीटा गामा है, अल्फा बीटा गामा। तो ये वाला जो हमारा हिस्सा है, ये वाला हमारा चीजल का पॉइंट एंगल दिखा रहा है, और जो ये वाला पोर्शन है, ये क्या दिखा रहा है, ये हमें दिखा रहा है कि जो जॉब है, इससे घर्षण से बचाने के लिए क्लियरेंस एंगल। और ये वाला जो एंगल होता है, ये होता है हमारा रैक एंगल। अभी इन्होंने हमारे से पूछा कौन सा, ये वाला क्या दर्शा रहा, तो यानी कि इसका राइट आंसर होगा 30 का, इज द राइट आंसर। रैक एंगल होगा, रैक एंगल 30 के बाद 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया, बोला धातु की उस गुण का नाम बताएं जिसमें वह बिना टूटे तार में खींची जा सकती है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ऑल टेक्निकल क्वेश्चंस में ये वाला क्वेश्चन ज्यादातर मिलेगा ही मिलेगा आपको, है ना। तो क्या होगा, डक्टिलिटी, टेनासिटी, इलास्टिसिटी या फिर मेलेबिलिटी। जिस धातु की हम तार खींच सकते हैं और बिना टूटे तार खींचे जा सकते हैं, तो वो जो प्रॉपर्टी होती है हमारी, वो होती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी होती है। अगर बात कीजिए सीटों की, तो सीट बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो सीट के लिए होती है हमारी मेलेबिलिटी, है ना। ये सभी क्वेश्चन हमारे अभी क्लियर हो जाएंगे। थ्योरेटिकल थ्योरी हम पढ़ेंगे, तो उसमें सब ये प्रॉपर्टीज है मेटल की, सारी प्रॉपर्टीज एक साथ ही क्लियर कर लेंगे हम आगे। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, थिम्बल के एक डिवीजन को स्पिंडल मूवमेंट होगा जब स्पिंडल थ्रेड पर 0.5 mm का पिच है। भाई अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि मान लीजिए माइक्रोमीटर है हमारा, है ना, और माइक्रोमीटर का ये वाला जो भाग है हमारा, इसको हम बोलेंगे बेसल या स्लीव। इस पे क्या होता है, एक mm के हमारे 25 निशान मार्क कर दिए जाते हैं। कितने, 25 मार्क कर दिए जाते हैं, 25। और उनको जो इनके बीच में भी एक मार्किंग कर दी जाती है, जो कि होती है कि 0.5 भी। ठीक है, अब इन्होंने बोला क्या कि थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब थ्रेड का पिच 0.5 mm होगा, 0.5 होगा। और जो ये थिम्बल वाला जो भाग होगा, ये वाला, इसको क्या करेंगे हम, फिर इसको हम इस तरीके से इसे 50 बराबर भागों में बांट देंगे। 50 बराबर भागों में हम इसे बांटेंगे, तभी तो ये पूरा 0.5 आगे जाएगा। 0.5 आगे जब जाएगा, जब 50 भागों में बट जाएगा। तो अब क्या है कि थिम्बल का जब एक डिवीजन स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी भाई, तो इसके लिए क्या करेंगे, 0.01, ठीक है ना, 0.01, यानी कि हमने 50 का करा था, इंटू 50 इक्वल किसके आ गया, 0.5 के इक्वल आ गया ना। ठीक है ना, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं, हो जाएगा आसानी से। 32 नंबर क्वेश्चन है, और 32 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया, इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या होगी। मैं आपको रीडिंग बता देता हूँ किस तरीके से आप रीडिंग करेंगे इसकी। भाई
इन्होंने अभी क्या दिखाया गया हमारे को, रीडिंग्स पूछ रहा है। तो पहले तो हमें ये वाला जो स्केल है वो मैन स्केल है और नीचे जो वर्नियर स्केल है, तो इसमें क्या करना है, अभी इन्होंने क्या किया, ये 40 है ना, 40 है। तो अभी क्या देखिए आप लोगों को क्या दिख रहा होगा यहाँ पर 40, तो ये वाला पॉइंट कितने का होगा, 35 का। भाई ये वाला पॉइंट तो 35 का होगा ना, तो 35 का तो ये वाला भाग हो गया। और फिर अब देखना क्या आपको, इसमें नीचे वाला भाग किससे मेल कर रहा है, तो ये बता रही है, एरो का निशान बना रखा है इन्होंने, यानी कि 20 से मेल कर रहा है। तो 20 से मेल कर रहा है, तो यानी कि 20 इंटू 0.02 लिस्ट काउंट इसकी, तो यानी कि कितना होगा 40.40, तो यानी कि 35.40 इसका राइट आंसर होगा, है ना, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। मैं इसके लिए एक चीज़ और बता दूं आपको, रीडिंग इक्वल टू क्या होता है भाई, अगर आपको रीडिंग निकालनी है, अगर मान लीजिए आपको रीडिंग निकालनी है, तो रीडिंग का इक्वल क्या होता है, मैन स्केल का मान प्लस वर्नियर स्केल और इनटू लिस्ट काउंट, है ना। तो आपकी क्या निकल जाएगी वहां से, वो आपकी क्या निकल जाएगी, रीडिंग निकल जाएगी वहां से इसकी आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि इस वर्नियर बेवल प्रोडक्टर की रीडिंग क्या है। मैं आपको वर्नियर बेवल प्रोडक्टर के लिए पहले एक चीज़ बता दूं कि वर्नियर बेवल प्रोडक्टर की जो मैन स्केल का मान होता है वो 1 डिग्री होता है। इस चीज़ को आप पहले नोट कर लें, क्योंकि ये हमेशा क्वेश्चन आता ही रहता है ना। अगर इसकी वर्नियर स्केल की एक्यूरेसी की बात की तो 5 मिनट होती है ना। किसी कोण को मापने के लिए वर्नियर बेवल प्रोडक्टर का ही प्रयोग किया जाता। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इनमें क्या बोला, क्या इस वर्नियर बेवल प्रोडक्टर की रीडिंग क्या है। भाई रीडिंग देखनी है हमें, क्या है इसकी रीडिंग। भाई आपको 41 तो ये दिखाई रहा है, तो यानी कि 41 डिग्री तो यही हो गया। और क्या बाकी कितना बचा, ये वाला देखिए कितने पे मिल रहा है, 60 तो ये है, और यहाँ 55 हो या 55 होगा तो यहाँ कितना होगा 50, यानी कि ये 50 तो कितना होगा 41 डिग्री और 50 मिनट इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 20 का राइट आंसर होगा। 34 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। और 35 नंबर देखिए क्वेश्चन कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमेशा कॉपियर पेस्टेड क्वेश्चन मिलेगा आपको, हर एग्जाम में मिल जाएगा। कोई सा भी एग्जाम देने जाए उसी एग्जाम में आपको रखा मिल जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आता जाता है। बोल रहा है कि व्हाट इज द यूज ऑफ फिलर गेज। फिलर गेज का उपयोग क्या है। चेक द विड्थ, चेक द हाइट, चेक द लेंथ, चेक द गैप बिटवीन द मैटिंग पार्ट। तो भैया अगर जो फिलर गेज होगा ना, मैं आपको बता दूं, ये आपका ये 2 पार्ट्स हैं, उनके बीच का जो गैप है उसे चेक करने के लिए इसमें फिलर गेज डाल देते हैं, उससे फिलर गेज से चेक कर लेते हैं। तो उनके जो गैप होता है उसको हम चेक करते हैं फिलर गेज द्वारा, यानी कि 35 का डी इसका राइट आंसर होगा। 35 के बाद चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। और 36 नंबर क्या बोल रहा है, इस डायल कैलिपर में माप पढ़ें। भाई मेजरमेंट पढ़नी है इस डायल कैलिपर की। अभी आपको मैंने अभी वैसे तो रीडिंग अभी पढ़वाई थी किस तरीके से थी, तो आप इसका कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि रीडिंग क्या है। अगर यदि नहीं होता तो मैं इस अगली वाली नेक्स्ट वीडियो में इसे ऐड कर लूँगा, ठीक है ना। या चलिए आप इसे कर ही लीजिए, क्लियर ही कर लीजिए एक बार में, फिर बार बार दिक्कत होगी। जैसे कि देखिए अभी क्या लिखा हुआ है इन्होंने, भाई यहाँ पर लिख रखा है 1, है ना, ये हो गया हमारा 0.5 और ये 2, यानी कि रीडिंग के हिसाब से देखें तो हमारा mm में तो रीडिंग लेनी है हमें, और ये मेरे हिसाब से दिखा रखी सेंटीमीटर में, है ना। तो यानी कि 20 तो यही हो गया और 5 ये हो गया, यानी कि 25 तो यही आ गया, ये 25 तो यही आ गया। अब लिस्ट काउंट यहाँ से देखिए भाई, 10, 20, 21, 22, 23, 24 तक का इन्होंने यहाँ लिया हुआ है, यानी कि पॉइंट, और एक ये 25 तक का, 1, 2, 3, 4 और 1, 5, 1, 6 का लिया ना, 5 का लिया हुआ, यानी कि 26 की तो रेटिंग यहाँ हो गई और 26.2,
0.2 इसलिए क्योंकि 0.5 इसकी रीडिंग दी हुई है इन्होंने। तो यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा हमारा 26.2 इज द राइट आंसर। 36 का डी इज द राइट आंसर है ना। 37 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं और 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट ऑपरेशन इज कैरिड आउट ऑफ द गैंग ड्रिल मशीन। एक गैंग ड्रिल मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है। भाई गैंग ड्रिल मशीन में क्वेश्चन अभी आया है अभी के एनएफएल क्वेश्चन में, ये वाला क्वेश्चन भी एनएफएल में मिला था आप लोगों को, ठीक है ना। तो अभी मैं बता देता हूँ गैंग ड्रिल मशीन का क्या है। निष्क्रिय संचालन या ड्रिल का बार बार संचालन, निरंतर मिलिंग ऑपरेशन, ड्रिल का क्रमिक संचालन। तो भाई क्या करोगे, क्रम से तो संचालन करें। गैंग ड्रिल मशीन किस लिए होती है हमारी, एक ड्रिल मशीन ये हो जाएगी, एक ड्रिल मशीन ये हो जाएगी, एक ड्रिल मशीन ये हो जाएगी, एक ड्रिल मशीन ये हो जाएगी। भाई इस पर हम क्या करें, ड्रिल कर लेंगे, इस पर रिपिंग कर लेंगे, इस पर हम टेपिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से सारे ऑपरेशन कर लेंगे, यानी कि ड्रिल का एक क्रमिक से संचालन कर लेंगे, यानी कि 37 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला। 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्नियर बेवल प्रोजेक्टर में स्टोक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है। विच इज द इंटीग्रियल पार्ट ऑफ द स्टोक इन वर्नियर बेवल प्रोजेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोजेक्टर में कौन सा होगा। भाई वर्नियर बेवल प्रोजेक्टर को अभी हमने ऊपर देखा था, ये वाला भाग वर्नियर स्केल का है, ये वाला भाग मैन स्केल है और ये वाला भाग वर्नियर स्केल का है ना। अभी इन्होंने जो भाग पूछा वो देखते कौन सा पूछा इन्होंने। इंटीग्रियल यानी कि डिस्क होगा, डायल होगा या फिर ब्लेड होगा या फिर मुख्य पैमाना होगा। तो भाई जो भी मैं बताऊं आप लोगों को, इसका अभिन्न हिस्सा जो होता है वो हमेशा ही क्या होता है, डायल होगा। डायल इसका राइट आंसर होगा। जब इसको हम थ्योरेटिकल में क्लियर करेंगे तो इसमें मैं आपको लोगों को वहाँ बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर दूंगा। जैसे ये मान लीजिए अभी क्या है, ये वर्नियर ये मैन स्केल होगा और इसका ये वर्नियर स्केल। तो इन्होंने बोला अभिन्न हिस्सा, जो अभिन्न हिस्सा ये वाला जो होगा